जिंदाबाद साथियों। आज हम ये जो क्लाइमेट चेंज का COP30 तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तीसरी जो चल रहा है बेलेम शहर में, ब्राज़ील का अमेज़न फॉरेस्ट का बगल में, उसको पहला हफ्ते के बाद फर्स्ट वीक का एंड में स्थिति क्या है, क्या क्या नेगोशिएशन कहाँ पहुँचा है, किस चीज़ में थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, किस चीज़ में हुआ नहीं है, उसके बारे में एक अपडेट आप सबके सामने लेके आ रहा है। एक तो पहला बात यह है इस बार, क्योंकि सब जानते हैं जो यूएसए अमेरिका जो है वो पूरा जो पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ करने का अनाउंस कर दिया था, तो अमेरिका का प्रेजेंस इस बार ऑलमोस्ट नहीं है। तो उसके चलते जो फोकस है वो काफ़ी हद तक चाइना, चीन में गया, कुछ हद तक इंडिया में गया, और बाकी जो बड़े डेवलपिंग कंट्री है और साथ में यूरोपियन यूनियन जो EU है, इनके ऊपर काफ़ी फोकस गया। इनका ऊपर एक्शन क्या होगा, ये क्या अनाउंस करेंगे, ये सब लेके काफ़ी चर्चाएं चल रहा है। लेकिन एक तो मुश्किल ये है जो बहुत ज़्यादा बिलिंग किया गया था, जो COP30 एक इम्प्लीमेंटेशन कॉप है, इसमें पहले का डिसीशंस को सारे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके आधार पर बहुत कुछ अभी तक का कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं पहुंचा। साथ में एक चीज़ जो हम देख रहे हैं, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट कॉप में दुनिया का टॉप लीडर्स जैसे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स ये आते हैं। जैसे भारत से अभी एक दो दिन पहले भारत का मिनिस्टर आए हैं, लेकिन मोदी जी बहुत जाते हैं, वो मोदी जी इसको स्किप किया है। सिमिलरली बहुत सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इसको स्किप किया है। तो ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंसी है लूला का, उनका पुश तो है, लेकिन दुनिया का लग रहा है बहुत सारे देशों के लिए क्लाइमेट का नेगोशिएशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंस में कम उन्होंने कर लिया। अभी तक इंडियन पेविलियन खाली पड़ा हुआ था, अभी भी पड़ा हुआ है खाली। इंडियन पेविलियन में पब्लिक को एंगेज करने के लिए कोई कोशिश नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ है जो हम बोल सकते हैं, जो लोगों ने सोच रहे थे कि यूएस यदि इससे विड्रॉ कर लेगा तो बहुत सारे देश उसको चलते अपना एक्शन को डाइल्यूट कर लेगा। लेकिन हम पिछले कुछ दिनों में एक देखा, ये एक टास्क फोर्स का नेट जीरो पॉलिसी है ग्लोबली, तो उन्होंने जो ग्लोबल एनालिसिस किया, अब जानते हैं जो ये जो 2025 वाले COP30, इसमें NDC जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो सबमिट करना था, उसका डेडलाइन था फरवरी 2025। ओनली 30, 40, 50 देशों ने किया था। लेकिन COP शुरू होने का पहले तक आके देख रहा है, फर्स्ट वीक में अभी तक 113 देश 84 अलग अलग प्लान के साथ, क्योंकि कुछ देश का कलेक्टिव है, जैसे EU का कलेक्टिव भी है, उन्होंने अपना प्लान सबमिट किया। और ये जो टास्क फोर्स और नेट जीरो पॉलिसी, ये है, इनका एनालिसिस इन्होंने किया जितनी अभी तक सबमिटेड हुआ, उसमें दिख रहा है कि ये पहले जो NDC था 2025 का पहले तक, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब जो देश का सरकार है जो कमिट किया है, प्लेज किया है, उसमें जबकि पहले था जो 2035 तक एमिशन करीब 28 से 40% तक बढ़ जाएगा, जबकि न्यू NDCs जो है उसको यदि आप एनालिसिस देखें तो ये 20% तक कम हो जाएगा 2019 का लेवल से। तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी जो है, बाकी तो बहुत सारे मुद्दा है ही, जो ह्यूमन राइट्स का है, इंडिजिनस राइट्स का है, जेंडर राइट्स का है, वो सब मुद्दा है, लेकिन सब कुछ बेकार हो जाएगा यदि आप एमिशन को कंट्रोल ना कर पाए। क्लाइमेट चेंज में आपको प्राइमरी ड्राइवर एमिशंस है, तो उसके लिए ये एक अच्छा गुड न्यूज़ है। और आप सब जानते हैं ये NDCs क्रूशियल एलिमेंट है, क्योंकि सिविल सोसाइटी छोटे स्केल में एक्शन लेते हैं, लेकिन लार्ज स्केल में, दुनिया का स्केल में, देश का स्केल में सरकार और बड़े कॉरपोरेशन जैसे ऑयल एंड कोल एंड गैस कॉरपोरेशंस को यदि आप लिमिट नहीं कर पाए तो कुछ भी आप करें क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी की तरफ हम जाएंगे। तो अभी जो 113 जो NDC सबमिट हुआ है, वो लगभग दुनिया का जो टोटल एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसका 68% को कवर करते हैं। मतलब 32% एमिशन इंक्लूडिंग जो US का, वो अभी NDCs का तहत नहीं है, नया NDCs का तहत नहीं है। तो वो भी एक खतरे का घंटी है जिसके हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। और लेकिन तब भी इस बार कम से कम ब्राज़ील का प्रेसिडेंसी का जो धक्का है कि हमें कॉन्क्रीट कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, उसके चलते NDC 3.0 जिसको बोला जा रहा है, थर्ड वर्जन, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है जो दिख रहा है। जो NDC सिंथेसिस रिपोर्ट जो दिख रहा है, जिसको मैंने जिक्र कर रहा था, तो NDC सिंथेसिस रिपोर्ट बोल रहा है 2035 तक 20 नहीं 12 से 13% तो कम हो ही जाएगा
जो पहले से, आप यदि पहले का ग्रोथ का हिसाब देखें, जो पहले प्रोजेक्शन था, अभी तक 2000 आज 2025 आने वाले 10 साल तक एमिशन बढ़ते जाएगा, लेकिन वो प्रोजेक्शन बदल गया। लेकिन ये प्रोजेक्शन है एनडीसी के आधार पर। देश अपना एनडीसी को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा वो उनके ऊपर है, लेकिन जितने एनडीसी 3 वर्जन सबमिट हुआ उसके चलते ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी इसमें बहुत सारी उम्मीदें जागते हैं, और जो मैंने से बोला कि 30 करीब 80 कंट्रीज़ का ऊपर नया एनडीसीज काफ़ी इम्प्रूव किया है। मतलब जो पहले उनको एम्बिशन था, जितना करना था अपना देश के लेवल पे, उससे वो ज़्यादा करने के लिए प्लेज किया है एनडीसी में। तो ये जो अभी का एनडीसी है, पहले आप जानते हैं कुछ दिन पहले ही जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनएफ, उनको एमिशन गैप रिपोर्ट आया था, जो कितनी एमिशन हमें कम करना पड़ेगा, कितनी प्लेजेस है, कितनी उसमें हमें गैप पड़ रहा है, तो एमिशन गैप रिपोर्ट उसके चलते दिख रहा था जो 2100 तक जहां हमें प्रोजेक्ट करते हैं टेम्परेचर 3.1 या 3.2 डिग्री तक बढ़ेगा। लेकिन अभी का जो एनडीसीज आया है वहाँ का हिसाब जो दिख रहा है 2.3 से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का इनका एमिशन का प्रोजेक्शन है, टेम्परेचर राइज का प्रोजेक्शन है, जो एनडीसी 3.0 का अभी तक जो सबमिट हुआ है उसके आधार पर एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट के स्टडी है। तो वो हमने काफ़ी कम तो किया है, लेकिन अभी भी 1.5 डिग्री छोड़ दीजिए, 2 डिग्री टेम्परेचर भी यदि टेम्परेचर लिमिट करना है उसके लिए काफ़ी नहीं है, वो साफ है, क्योंकि 2.3 से 2.8 तक बढ़ेगा ये प्रोजेक्शन अभी के लिए है। तो वो एक काफ़ी चिंताजनक बात है। साथ में एक दूसरा काफ़ी चिंताजनक बात जो है वो है, आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो डेटा इकट्ठा करते हैं, एनालिसिस करते हैं ऊर्जा के मामले में, और ऊर्जा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊर्जा से ग्लोबल एमिशन का 80% ऊर्जा से ही आते हैं। तो वो जो ऊर्जा का जो IEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वो ऊर्जा का जो एनालिसिस उन्होंने किया है, पहले उनको एनालिसिस पिछले साल तक का था कि 2030 के बाद से जो फॉसिल फ्यूल का जो एक्सपेंशन ये ख़त्म हो जाएगा, तब धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू होगा। लेकिन आप जानते हैं एक तो रशिया यूक्रेन वार हुआ चल रहा है, और भी दुनिया में मिडिल ईस्ट में काफ़ी भयंकर स्थिति है। तो इसके चलते जो दुनिया में तेल एंड गैस सप्लाई के ऊपर जो असर पड़ा, उसके चलते बहुत सारे गवर्नमेंट एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के नाम पे बहुत ज़्यादा तेल एंड गैस को बढ़ा रहा है। काफ़ी सारे देश कोयला को भी नया तरीका से, क्योंकि तेल का बड़ा सोर्स, गैस का बड़ा सोर्स रशिया, तो रशिया से नहीं लेना है यदि, तो उन्होंने अपना कोयला को भी बढ़ाना है। इसीलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो ये रिपोर्ट है रिसेंट 2025 का रिपोर्ट, वो दिखा रहा है 2050 तक हमारा फॉसिल फ्यूल यूज़ कम नहीं होगा। तो ये बहुत ही एक चिंता की बात है। ये रिपोर्ट यदि सच में, उनका तो एनालिसिस यही दिखा रहा है, तो ये यदि सच है तो दुनिया में क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का सारे मेजर फेल हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ों में इस बार कॉप में, पिछले कॉप से भी हुआ था, उसके पहले पिछले अजरबैजान में बाकू कॉप, और उसके पहले दुबई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो कॉप 28 और 29 दोनों में था। मीथेन, ये ग्लासगो से शुरू हुआ था, ग्लोबल मीथेन प्लेज, क्योंकि हम सब जानते हैं मीथेन सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस में एक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से करीब शॉर्ट टर्म में 85 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए मीथेन को कंट्रोल करना, मीथेन एमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्लाइमेट चेंज को जल्दी से एटलीस्ट कम से कम एक ब्रेक लगा सकते हैं, हमें एक्शन के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हैं। तो इस बार का कॉप में मीथेन के ऊपर काफ़ी चर्चा है। मीथेन एमिशन कंट्रोल करने के लिए कुछ प्लेजेस हुआ है, कुछ मिनिमल $25 मिलियन का एक फ़ंड क्रिएट किया गया है, तो उसमें यूके है, जर्मनी है, बाकी लोगों ने फ़ंड दे रहा है। और उस फंड जो लो इनकम और लो मीडियम इनकम कंट्रीज, देश जो है, उनको मदद किया जाएगा, जो उनको अपना मीथेन एमिशन को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। दूसरा एक चीज़ बहुत ज़ोर से चल रहा है, वो है क्योंकि हम जानते हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया में, ऐसे टेम्परेचर के साथ साथ कूलिंग रिक्वायरमेंट, एयर कंडीशनिंग, एयर कूलिंग, इसका रिक्वायरमेंट भी दुनिया भर में बढ़ रहा है। क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ रहा है तो लोग टिक नहीं पा रहे, तो लोगों को जिनका मुश्किल है, पैसा नहीं है, उनको भी कोई ना कोई कूलिंग अरेंज करना पड़ता है, नहीं तो लोग स्वस्थ रह नहीं सकते हैं। तो ये जो कूलिंग के लिए जो एनर्जी डिमांड, ये बहुत शूट अप कर रहा है, और इसके लिए देश दुनिया भर में एक क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition,
इसका नाम है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition। मतलब ये क्लाइमेट चेंज के साथ भी जुड़ा हुआ है और हमारा जो वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कुछ वायु प्रदूषण जैसे ब्लैक कार्बन वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, तो उस ढंग का पॉल्यूशन को भी कम करना, उसमें ग्लोबल वार्मिंग का भी कम होगा, साथ साथ एयर पोल्यूशन का जो स्वास्थ्य का ऊपर नुकसान है वो भी कम होगा। तो उसके ऊपर काफ़ी एक्शन, काफ़ी चर्चा चल रहा है। तो वहाँ भी काफ़ी फंडिंग का बात चल रहा है, लेकिन फंडिंग का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है। ये भी अराउंड $25 मिलियन का अभी तक इनिशियल फंडिंग प्लेज हुआ है, $25 मिलियन का, लेकिन शुरुआत सही दिशा में हुआ है। इसके चलते एक कूल कोalition प्रोसेस इवन का चल रहा है। कूल कोalition मतलब जो ग्लोबल कूलिंग का जो, जिसमें इंडस्ट्री है, जिसमें देश है और इवन है, तीन मिलके ये दुनिया भर में जो बहुत जल्दी से जो कूलिंग का एनर्जी और एमिशन बढ़ रहा है। जैसे हम जानते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में समर में करीब 40 से 45% टोटल जो बिजली वो कूलिंग में जाते हैं और वो उसमें 70% कोयला से आते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition एंड कूल कोalition। तो ये दोनों कूलिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्शन के ऊपर दिखा रहा है। और इसमें सिर्फ देश नहीं, 185 शहर का जो म्यूनिसिपैलिटी वो भी इसमें भाग ले रहा है। इसमें इस कॉप में जो कार्बन मार्केट बहुत बड़ा नेगोशिएशन का इशू नहीं है, जो पिछले 3 कॉप में बहुत बड़ा नेगोशिएशन मुद्दा था। क्योंकि पिछले 2 कॉप में जो पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 उसको फाइनलाइज कर दिया गया है, तो इस कॉप में नेगोशिएशन के पार्ट में कार्बन मार्केट बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं, इस बार कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा टेक्नो फिक्सेस यहाँ चल रहा है। जैसे CDR, ओशन CDR, डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये सब जो डैक मतलब एयर से सीधा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करना, समुंदर में कुछ चेंज करके समुंदर में एयर कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करना, ओशन पेविलियन में रेगुलर ये चल रहा है। CDR का एक अलग पेविलियन है। CDR मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। तो ये जो एयर से लेना व जो गैस स्ट्रीम है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना, ये सारे कार्बन मार्केट का हिस्सा है। क्योंकि दुनिया भर में जो कंप्लायंस कार्बन मार्केट मतलब आपको एमिशन कम करना है, तो जब डायरेक्टली कम नहीं करेंगे तो आपको बाजार व्यवस्था के थ्रू करना पड़ेगा। ये जो कंप्लायंस मार्केट जो करना पड़ेगा, एक है वॉलंटरी मार्केट, जहाँ मैं फ्लाई कर रहा हूँ तो मेरा कार्बन एमिशन मैं अपना मर्जी से थोड़ा कम करना चाहता हूँ, मैं किसी को दे दिया वॉलंटरी मार्केट में। लेकिन ये बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो रहा है जो कंप्लायंस मार्केट है। तो ये इसके चलते इस बार CDR, ओशन, इसमें डायरेक्ट एयर कैप्चर, इसके ऊपर काफ़ी यार ये काफ़ी खतरनाक है। क्योंकि इसमें कंप्लीट फोकस टेक्नो फिक्सेस ऊपर जा रहा है। तो ये एक काफ़ी चिंता की बात ये भी है। और इसमें जो नया एलिमेंट जो पिछले 4-5 सालों से दिखा जा रहा है वो है इन्हांस्ड रॉक वेदरिंग। मतलब ऐसे कुछ पत्थर है जो यदि वो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बाइड टाइप कार्बोनेट रॉक्स हो जाते हैं। मतलब CO2 कैल्शिएट रख के कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं। और ये जो रॉक्स है ये काफ़ी भारत में भी काफ़ी मिलता है, बाकी जगह में मिलता है। तो ये रॉक को ग्राइंड करके उनको सरफेस बढ़ जाएगा और ये बहुत लाखों टन का हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेगा। ये बहुत जगह में फैला दिया जाएगा। तो ये बातें बहुत चल रही है जिसको एनहांस्ड रॉक वेदरिंग बोलते हैं। तो ये भी जो है ये बड़ा स्केल में होगा, तो ये एक जियो इंजीनियरिंग का हिस्सा बन जाएगा। तो ये भी बड़ा मुद्दा है। एक तो फिर से देखने को मिल रहा है जो इस बार जो पहला बार नहीं है, लेकिन पहला बार काफ़ी चर्चा हो रहा है। अब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हम आम लोग भी, आम स्टूडेंट, आम लोग भी ChatGPT, ग्रोक, परप्लेक्सिटी रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी ChatGPT और इस्तेमाल करके राइटअप्स के बाद राइटअप लिखे जा रहा है। लेकिन एक AI टूल का जो कार्बन एमिशन है वो गूगल सर्च से 50 से 100 गुना ज़्यादा है। हाँ, AI सर्च का, और जिस रेट से ये बढ़ा है तो AI का जो सर्वर है, जो इंजिन्स है, और उसके चलते एमिशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके चलते एक चर्चा इस स्कोप में जो है कि AI का जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ वो कोई कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो भी कैसे इसको ग्रीन एनर्जी से किया जाए वो भी एक चर्चा में है।